मेरा नाम सवेरा है। हम 5 बहनें थीं। मेरे अब्बा एक मजदूर थे। कभी तो दिहाड़ी मिलती और कभी बिल्कुल भी ना मिलती। हमारा महीने का गुजारा मुश्किल हो पाता था। हम बहनें अपने तौर पर कोई ना कोई काम कर लिया करती थीं, मगर इस काम का मुआवजा इतना कम मिलता कि किसी का भी भला ना होने पाता। मेरी अम्मा अब्बा बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। अब्बा के पास कोई हुनर नहीं था, लिहाजा वो मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर थे। मगर बढ़ती हुई महंगाई के सबब अब्बा को मिलने वाला मुआवजा इस कदर कम होता कि हम 7 लोगों का गुजारा मुश्किल हो पाता। हम सब बहनें ऊपर तले की थीं, लिहाजा सभी जवान हो चुकी थीं। मेरी बड़ी बहन ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की और उसके बाद सिलाई का काम सीख लिया था। कई सालों से सिलाई करने के बाद वो अपने काम में माहिर हो गई थी। मोहल्ले भर के कपड़े उसके पास सिलाई करने के लिए आते, मगर वो भी सिलाई देने में काफी कंजूसी से काम लेते थे। मेरी आपी अपनी सिलाई के सारे पैसे एक डिब्बे में महफूज करके रख देती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी के खर्चे के लिए अब्बा को परेशान होना पड़े। अम्मा ने भी 1-2 कमेटियां डाल रखी थी, जो कि बहुत ही कम रकम की थी। फकत कमेटी के पैसों से तो आपी की शादी होना नामुमकिन थी, लिहाजा आपी अपने तौर पर अपना खर्चा खुद ही उठाने की कोशिश में लगी हुई थी। वो सिलाई के तमाम पैसे जमा करती रहती और उसमें से 1 रुपया भी खर्च ना करती। कभी कभी मुझे उसकी मुस्तकिल मिजाजी पर हैरत होती। वो किस कदर मजबूत थी कि कभी अपनी जात पर उसने आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया था और तमाम की तमाम रकम अपनी शादी के लिए महफूज कर रखी थी। उसका मकसद सिर्फ अब्बा का सहारा बनना था। आपी से छोटी बहन ने भी मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। सच बात तो ये थी कि अब्बा में इतनी सख्त ही ना थी कि वो हम बहनों को पढ़ा लिखा सकते। वैसे भी अम्मा और अब्बा का यही इरादा था कि कोई अच्छा और मुनासिब रिश्ता ढूंढकर हमारी शादी कर दी जाए, मगर मजदूर के घर कौन रिश्ता लाता है। हमारे सभी रिश्तेदार अच्छे खासे खाते पीते घरानों से ताल्लुक रखते थे। वो नौकरी पेशा अफराद थे, लिहाजा उनका महीने का गुजारा अच्छे से हो जाया करता था। ऐसे में वो भला अपने गरीब भाई या बहन की बेटी को क्यों पूछते। वो अपने से भी ज्यादा अच्छे और खाते पीते घरानों से बहू लाना चाहते थे। इसीलिए हम 5 बहनें अम्मा अब्बा पर बोझ बनकर रह गई थी। मैं घर में तीसरे नंबर पर थी। मुझसे 2 छोटी बहनें अभी स्कूल में पढ़ रही थीं। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अम्मा अब्बा तो शायद मेरे कॉलेज की फीस ना भर पाते, मगर मैंने मैट्रिक में इतने अच्छे नंबर हासिल किए थे कि वजीफे की बुनियाद पर मेरा दाखिला हो गया। मुझे कॉलेज की कोई भी फीस ना भरना पड़ती थी। मैंने ज्यादातर पुरानी किताबें अपनी दोस्त की बहन से ले ली थी। बाकी मामूली सा खर्चा रह गया था, जो कि हम बहनों ने किसी तरह करके पूरा कर लिया था। मैं पढ़ाई में शुरू से ही बहुत अच्छी थी। मैं खूब पढ़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी हासिल करूं और अब्बा के घर के हालात बदलूं। आखिर ऐशो इशरत पर अब्बा का भी हक था। अब्बा को मेहनत मजदूरी करते करते तमाम जिंदगी गुजर गई थी। उन्होंने एक भी दिन सुकून का नहीं देखा था। अगर अब्बा का कोई बेटा ना था तो इसका मतलब ये नहीं था कि अब्बा को आराम करने का मौका ही ना मिलता। मैं बस इतना चाहती थी कि मैं अब्बा को वो आराम फराहम करूं जो अब्बा को बेटे के होते हुए मिलता, ताकि अब्बा ये ना सोचें कि काश उसका भी कोई बेटा होता। मैं साबित करना चाहती थी कि बेटियां भी किसी तौर बेटे से कम नहीं होती। इसलिए मैं पढ़ाई में बेहद मेहनत किया करती थी और ये मेरी मेहनत का ही नतीजा था कि मैंने मैट्रिक का इम्तिहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया था और मुझे वजीफे की बुनियाद पर शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिला मिल गया था। हमारे कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ा करते थे। मेरी जमात में भी कुछ लड़के शामिल थे जो सभी बहुत ज़हीन थे और इनमें ज्यादातर वही तालिब इल्म शामिल थे जिनका दाखिला मेरी तरह वजीफे की बुनियाद पर हुआ था। ये मेरा कॉलेज में तीसरा साल था। मुझे अपने क्लास फेलो जवाद में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वो पहले साल से ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था और मुझसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद था, मगर मैं जिस माहौल से निकल कर आई थी, मेरा मकसद सिर्फ मेहनत करके कामयाबी हासिल करना था। बाकी मुझे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही वजह थी कि मैं जवाद की नजरों से मिलने वाले पैगाम की मुसलसल 2 साल से हौसला शिकनी करती आई थी। मगर तीसरे साल मुझे न जाने क्या हुआ कि मैं जवाद की आंखों के सामने हार गई। मैं उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देने लगी
उसने मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी थी और शायद मैंने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल दिए थे। हमारे कॉलेज में बेशक लड़कियां और लड़के दोनों ही पढ़ते थे, मगर हमारे कॉलेज में काफी सख्ती थी, इसलिए लड़के और लड़कियां आपस में कम ही बात कर पाते। मगर जवाब की नजरों से मिलने वाले पैगामात मुझसे ढके छुपे ना थे। वो मुसलसल 2 साल से मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा था और बिलाखिर मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता ना था, ना ही मैं ये जानती थी कि वो किस इलाके से आता था, मगर देखने में वो काफी खूबसूरत था और खाते पीते घराने से लगता था। कॉलेज की कुछ लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई थी, मगर मैंने उसको कभी भी किसी लड़की के साथ बातचीत करते नहीं देखा था। वो एक अच्छा और शरीफ लड़का था और ऐसा लगता था कि वो किसी मुअज्जिज खानदान से ताल्लुक रखता है। यही वजह थी कि मैं बिलाखिर उसके सामने हार गई और उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई थी। मेरे और जवाद के दरमियान नजरों का तबादला तो होता रहता, मगर हमारी बातचीत बहुत ही कम हुआ करती थी। इसी बातचीत के दौरान एक दिन उसने मुझसे वादा किया था कि वो कॉलेज की तालीम मुकम्मल होने और नौकरी लगने के बाद मुझसे शादी करेगा और अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ते के लिए भेजेगा। उसका कहना था कि मैं उसका इंतजार करूं और किसी को हाँ ना कहूं। हमारे घर कौन सा रिश्तों की लाइन लगी थी और अभी तो मुझसे बड़ी 2 बहनें बैठी थीं। पहले उनका नंबर आना था, तभी मेरी बारी आती। इसलिए मुझे ऐसी कोई फिक्र ना थी कि जवाद के रिश्ता आने से पहले मेरी शादी कर दी जाएगी, बल्कि मुझे तो सिर्फ ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं जवाद को हमारा रहन सहन पसंद ना आया या उसके माँ बाप को मेरे अब्बा की मजदूरी ना भाई तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि तमाम लोग अपने बेटों के लिए ऊंचे घरानों से बहू लाना पसंद करते हैं। हमारे जैसे गरीब घरानों की लड़कियों को कौन पसंद करता है। यही वजह थी कि मैं परेशान हो जाती और अपने रब के सामने दुआ के लिए हाथ उठा देती कि वो मुझे किसी न किसी तरह जवाद से मिला दे और उसकी जिंदगी में शामिल कर दे। अब्बा की तबीयत खराब रहने लगी तो उनका हमारी शादियों की तरफ ध्यान भी बढ़ गया था। अब्बा चाहते थे कि वो हमें अपनी जिंदगी में ही अपने घर का कर दें, इसलिए उन्होंने हमारे रिश्तों के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। अब्बा के तवज्जो से ही 1-2 रिश्ते आए जो हमारी तरह गरीब खानदान से थे, मगर मेरी बड़ी बहन के लिए आने वाला रिश्ता उससे उम्र में कई साल बड़ा था। वो खुद एक नौकरी पेशा फर्द था और शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर अम्मा अब्बा को उसकी उम्र पर कोई एतराज ना था। लड़के के माँ बाप लड़के की तस्वीर अपने साथ लाए थे, उसको देखने में ही उसकी उम्र का अंदाजा होता। मुझे लड़के को देखकर काफी मायूसी हुई थी। मेरी बहन बिलाशुबा खूबसूरत थी, वो सिर्फ गुर्बत के हाथों मारी गई थी। मैंने अब्बा को कहा था कि वो आप ही के लिए कोई और रिश्ता देख लें, मगर अब्बा ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि गरीब घरानों में ऐसे ही रिश्ते आया करते हैं। वैसे भी अगर पहला रिश्ता अच्छा आ जाए तो उसको ठुकराकर रिश्तों की नाकदरी नहीं करनी चाहिए। मैं अब्बा की बात सुनकर हैरान थी, भला ये कहाँ से अच्छा रिश्ता था, मगर मैं चुप हो बैठी। आपे को भी रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, वो अम्मा अब्बा की खुशी में खुश थी। लड़के वाले आपी को पसंद करके चले गए थे और पसंद क्यों ना करते, वो देखने में काफी सुलझी हुई, खूबसूरत और कम उम्र दिखाई देती थी। लड़के वालों ने उस दिन अम्मा अब्बा को अपने घर दावत पर बुला लिया था ताकि अम्मा अब्बा लड़के को देख सकें। अम्मा अब्बा ने अगले हफ्ते ही लड़के के घर जाने का मंसूबा बनाया और वो बाकी तीनों बहनों को भी अपने साथ ले गए, जबकि मुझे आपी के साथ घर में छोड़ गए। आपी हस्बे मामूल अपनी सिलाई मशीन पर बैठी कपड़ों की सिलाई करने में मगन थी, जबकि मैं जाए नमाज बिछाकर बैठ गई थी। मैं अभी नमाज से फारिग ही हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर चौंक गई। शाम का वक्त था। आप ही से कपड़े सिलाई कराने वाली खवातीन अक्सर इसी वक्त आया करती थीं, लिहाजा मैंने बगैर पूछे बेधड़क होकर दरवाजा खोल दिया। वो 2 नकाबपोश थे जो दरवाजा खुलते ही फौरन अंदर घुस आए थे और उन्होंने खुद ही दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी और मुझ पर पिस्तौल तान ली। मुझे एक लम्हे को समझ ही न आया कि ये क्या हुआ था। जैसे ही मेरे हवास बहाल हुए, मेरे पसीने छूट गए। हमारे घर डाकू घुस आए थे। वो मुझे पिस्तौल के जोर पर अंदर ले गए, जहां आपी कपड़े सिलाई करने में मगन थी। आपी भी उन्हें देखकर खौफजदा हो गई थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे से सुकर सिमट कर बैठ गईं, जबकि उन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी।
मैं चूंकि नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, लिहाजा मैंने अपने गिर्द दुपट्टा कसकर लपेट रखा था, जिससे मेरा माथा और भवें भी छुपी हुई थी। डाकू को देखते ही मैंने वही दुपट्टा अपने चेहरे पर फैला लिया और उसी दुपट्टे से हल्का सा नकाब कर लिया। डाकू पूरे घर की तलाशी लेने में मगन थे। उन्हें बहुत जल्दी थी। वो हर चीज इधर से उधर फेंक रहे थे ताकि जल्द से जल्द कुछ बरामद कर सकें। मैं हैरान थी कि वो एक मजदूर के घर डाका डालने चले आए थे। उन्हें ये मालूम नहीं था कि मजदूर के घर में क्या हो सकता है, मगर शायद उन्हें कहीं से ये घुन सुन मिली थी कि इस घर की लड़की की शादी तय हो रही थी। शायद उन्होंने ये समझा हो कि घर में शादी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा हो। मेरी और आपी दोनों की नजर उस डब्बे पर टिकी थी कि कहीं डाकू की नजर में वो डिब्बा न आ जाए जिसमें आपी की 2 साल की मेहनत जमा थी। मगर डाकू की नजर से वो डब्बा ना छुप सका था और वो जल्द ही उस डब्बे तक पहुंच गए। मेरा और आपी का दिल धक से रह गया था। उनमें से डाकू ने डब्बा खोलकर देखा जिसमें आपी की 2 साल की मेहनत जमा थी, मगर डाकू की नजर से वो डब्बा ना छुप सका था और वो जल्दी ही उस डब्बे तक पहुंच गए। मेरा और आपी का दिल धक से रह गया था। उनमें से एक डाकू ने डब्बा खोलकर देखा तो उसमें उसे पैसे ही पैसे दिखाई दे गए थे। उस डब्बे में 100 और 1000 के बहुत ज्यादा नोट थे। उसने वो फौरन ही डब्बा अपने कब्जे में ले लिया और कुछ ही देर में वो घर से निकलने की तैयारी करने लगे। एक डाकू ने दरवाजे से बाहर सर निकालकर इधर उधर देखा। शायद उसे गली में कुछ आदमी दिखाई दिए थे, लिहाजा वो दोबारा अंदर आ गया। मैं और आपी भी कमरे से निकलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी और अफसोस से उनको डिब्बा ले जाते हुए देख रही थी। डाकू निकलकर भागने के लिए बेकरार थे। अचानक घबराहट में एक डाकू को सहन में पड़ी ईंट से ठोकर लगी तो चेहरे पर पड़ा उसका रुमाल नीचे गिर गया। उसने फौरन ही झुककर रुमाल उठाया और पलटकर इधर उधर देखा। मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं उसे देखकर दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये कैसे मुमकिन था? ये नामुमकिन था। मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही न आया। डाकू ने अगले ही लम्हे रुमाल उठाकर उसे एक झटका देकर अपने चेहरे पर चढ़ा लिया और गली खाली होते ही वो दरवाजा खोलकर बाहर भाग गए। मैं जो सत्ते के आलम में खड़ी थी, डाकू को जाता देखकर फौरन ही दरवाजे की तरफ भागी और जल्दी से दरवाजे की कुंडी चढ़ा ली। मैंने आपी के चेहरे पर नजर डाली तो उसका चेहरा लट्ठे की मानित सफेद हो रहा था। दूसरे ही लम्हे वो चकरा कर जमीन पर गिरी तो मैंने आगे बढ़कर उसको थाम लिया। आपी मेरी बाहों में झूलती बेहोश हो चुकी थी। कुछ ही देर में अम्मा, अब्बा और मेरी बाकी बहनें भी घर आ गईं। इस बार मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो अब्बा को देखकर मुझे ढारस हुई। मैं रोते हुए अब्बा के सीने से लग गई। क्या हो गया है? अम्मा और अब्बा दोनों ही मेरी हालत देखकर घबरा गए। आपी अपने बिस्तर पर निढाल पड़ी थी। घर का बिखरा सामान देखकर अम्मा अब्बा हैरत से चौंक गए। क्या हुआ तुम दोनों को? बताओ मुझे जल्दी, अम्मा ने मुझसे चीखकर पूछा तो मैंने उन्हें रोते हुए तमाम सूरत हाल कह सुनाई। वो दोनों भी परेशान हो गए थे। अब्बा तो अपना सर पकड़कर बैठ गए और फिर बाहर निकल गए ताकि मोहल्ले वालों को बता सके। मोहल्ले वाले भी जानकर हैरान थे। उनमें से किसी को भी मालूम न हुआ था कि किस तरह डाकू हमारे घर में घुसकर हमारी तमाम जमा पूंजी ले उड़े थे। अब्बा मोहल्ले वालों के साथ मिलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने आए, मगर डाकुओं का मिलना नामुमकिन था। पुलिस जल्दी तफ्तीश करने आ पहुंची थी। वो मुझसे और आपी से डाकू के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। आपी तो कुछ भी बोलने के काबिल ना थी, वो सकते में थी। मैंने पुलिस के 1-2 सवालों का जवाब दे दिया था। पुलिस ने मुझसे पूछा क्या मैंने उनमें से किसी का चेहरा देखा है, तो मैं चुप की चुप रह गई थी। मैंने उनमें से एक का चेहरा देखा था और मैं उसे पहचान गई थी, मगर वो मुझे शायद ना पहचान सका था। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ने वाला जवाद था जो मुझसे मोहब्बत और पसंद का इजहार भी कर चुका था। वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था। मुझे समझ ना आया कि क्या मुझे पुलिस को उसके बारे में बताना चाहिए या नहीं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं था। शायद मुझे घबराहट में उस डाकू का चेहरा जवाद की तरह लगा हो। जवाद कॉलेज में पढ़ने वाला एक ज़हीन तालिब इल्म था। वो ये काम क्यों करेगा? उसका कॉलेज में दाखिला वजीफे की बुनियाद पर हुआ था और मुझे वो एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता दिखाई देता था, मगर वो इन कामों में कैसे पड़ सकता था? नहीं, वो जवाद नहीं हो सकता। मैंने अपने ख्याल की खुद ही तरदीद की और पुलिस के सामने नफी में सर हिला दिया। नहीं, उन्होंने चेहरे पर नकाब चढ़ाए हुए थे,
लिहाजा हम में से किसी ने भी चेहरा नहीं देखा। मैंने पुलिस को साफ जवाब दे दिया था। हम सभी गम से निढाल थे, मगर आपी का गम बहुत बड़ा था। उसने 2 साल से एक एक पाई जमा करके रखी थी, वो तमाम की तमाम लूटी जा चुकी थी। उसने अपनी जात पर कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था, बल्कि सारा पैसा अपनी शादी के लिए बचा कर रखा था। उसके अरमान, ख्वाब, उसकी ख्वाहिशात, जो कुछ भी उसने अपनी शादी के मुतालिक सोच रखी थी, सब धरी की धरी रह गई थी। अब्बा को भी यही आसरा था कि आपी ने कुछ न कुछ पैसे संभाल कर रखे थे, लिहाजा उसमें से उसकी शादी पर खर्चा हो जाएगा। मगर अब्बा का आसरा भी लुट गया था। वो अलग परेशान थे कि वो बेटी की शादी का बोझ क्यों कर उठा पाएंगे। हमारे घर में तो शादियाने बजने से पहले ही गम फैल गया था। अम्मा अब्बा समेत घर में सभी उदास और परेशान थे, मगर मैं सबसे ज्यादा तशवीश में मुब्तला थी। अगर वो डाकू वाकई जवाद था तो मुझे उससे एक एक पैसा वापस निकलवाना था, मगर मैं ये कैसे जान सकती थी? मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। मैं अगले दिन धड़कते दिल के साथ कॉलेज के लिए रवाना हो गई। अम्मा ने मुझे छुट्टी करने के लिए भी कहा, मगर मेरे बेचैन दिल को करार कहाँ रहा था। मैं जवाद से मिलना चाहती थी, लिहाजा अम्मा के मना करने के बावजूद कॉलेज चली आई थी। मैं इधर उधर जवाद को ढूंढती आगे बढ़ रही थी। आज मैं हमेशा की तरह सीधी अपनी जमात में नहीं गई, बल्कि इर्द गिर्द जो तालिब इल्म बैठे थे उनकी तरफ बढ़ी और एक एक का चेहरा खोजने लगी, मगर मुझे जवाद कहीं दिखाई ना दिया। शायद वो अभी कॉलेज पहुंचा ही नहीं था। मैं गेट के पास ही उसके इंतजार में बैठ गई। जमात का वक्त शुरू हो चुका था। अगर उसको आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। यकीनन वो आज छुट्टी पर था। मैं मायूस होकर अपनी जमात की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि मुझे गेट से जवाद आता दिखाई दिया। वो आज देर से कॉलेज आया था। उसने मुझे ना देखा और सीधा जमात की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे ही चल दी। मैं आगे जाकर उसके नजदीक हुई तो उसने मुड़कर देखा और मुझे अपने पीछे आता देखकर चौंक गया। तुम भी आज देर से आई हो? उसने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने बेतासीर लहजे में कहा। तो वो चौंक कर रह गया। अच्छा, क्या बात करनी है? सब ठीक तो है? वो मेरे चेहरे से शायद अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उससे क्या बात करना चाहती हूँ। हाँ आओ। मैंने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और कॉलेज के एक सुनसान हिस्से की तरफ आ गई। कल शाम 5 साढ़े 5 बजे के करीब तुम कहाँ थे? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सवाल पूछा तो वो गड़बड़ा गया। कल शाम मैं घर पर ही हूँगा। क्यों, क्या हुआ? उसने मुझसे हैरत से सवाल पूछा। मैं उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए बोली, कल क्या तुम नवाज नगर के इलाके के किसी घर में अपने साथी के साथ पिस्तौल लेकर घुसे थे? मैंने सीधा सीधा पूछ लिया, जबकि अपनी नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। मैं उसके चेहरे पर वाज़ेह घबराहट देख सकती थी। ये क्या कह रही हो तुम? उसके लहजे में हकलाहट वाज़ेह थी। मैं ऐसा क्यों करूँगा? उसने साफ इनकार किया। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका था। अच्छा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो तुम्हारे चेहरे से इतना पसीना क्यों बह रहा है? मेरी बात पर वो चौंक गया। क्या यार, इतनी गर्मी में बस से उतरकर पैदल कॉलेज आया हूँ, पसीना तो आएगा। उसने एक और झूठ बोला, क्योंकि जब वो गेट से दाखिल हुआ था उसका चेहरा बिल्कुल तरोताजा था। जवाद, मुझसे मजीद झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जब तुमने ठोकर खाई और तुम्हारा रुमाल नीचे गिरा तो मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अब की बार उसने हैरत से मेरी जानिब देखा। तुम? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, वो मेरा ही घर था जहाँ तुम घुस आए और मेरी आपी के पिछले 2 साल की मेहनत की कमाई से जमा की गई तमाम रकम ले उड़े जो उन्होंने अपनी शादी के लिए जोड़ रखी थी। मेरी आवाज घबरा गई, जबकि जवाद के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? वो लड़खड़ाते लहजे में बोला। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, वो तुम ही थे जवाद। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर मजबूत लहजे में कहा तो वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। हाँ, वो मैं ही था। मुझे मालूम ना था कि वो तुम्हारा घर है सवेरा। उसके इतराफ पर मेरा दिल बैठ गया। मुझे अभी भी कहीं न कहीं उम्मीद थी कि वो जवाद ना हो। मैं एक गरीब घराने से हूँ। मैंने यतीमी की जिंदगी गुजारी है। वजीफे की बुनियाद पर इस कॉलेज तक तो पहुँच गया, मगर हालात बदलने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मेरी बड़ी बहन की शादी के लिए मुझे सरमाए की जरूरत थी। मेरे दोस्त ने बताया कि वो ये काम करता है और बड़ी आसानी से पैसे हाथ लग जाते हैं।
वो आज तक कभी पकड़ा नहीं गया था। मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ और बहनों को मेहनत करते ही देखा है। शादी पर लड़की के कई तरह के अरमान होते हैं। बस मैं चाहता था कि मैं अपनी बहन के अरमान पूरे करूं, इसलिए मैं गलत काम करने के लिए मान गया। वो अफसोस से बोलता अपनी तमाम कहानी बता गया था। मुझे उसके मंतिक सुनकर बेपनाह गुस्सा आया। ये बहुत अच्छी कही तुमने। अपनी बहन के अरमान पूरे करने के लिए तुमने किसी की बहन के अरमान उजाड़ दिए। उसकी 2 साल की मेहनत चंद मिनटों में ही चुरा कर ले गए। अरे तुमने ये ना सोचा कि उसकी भी तो शादी होने वाली है, और वो भी तुम्हारी तरह एक गरीब घराना है जहाँ तुम घुस आए थे। तुमने कितने अरमानों और ख्वाहिशों का खून कर दिया। तुमने उसकी आंखों से कितने ही ख्वाब नोच डाले। मैं चीख कर रोते हुए बोली थी, मुझे तो अपनी बहन के लुटने पर सुकून ही नहीं आ रहा था। सवेरा, मैंने ये सब ना सोचा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। किसी को मेरे बारे में मत बताना। तुम मेरा ये राज रख लो, वरना मेरी माँ बहनों की बहुत बदनामी हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैंने किसी को बताना होता तो कल ही बता देती जवाब। मुझे वो 1-1 रुपया वापस चाहिए जो तुम हमारे घर से चुरा कर ले गए थे। मैंने उससे मुंह फेर कर कहा था, हाँ सवेरा, मैं सब वापस कर दूंगा। वो रकम मैंने और मेरे साथी ने आधी आधी बांट ली थी। जो मेरे पास है वो मैंने अभी खर्च नहीं की। मैं अपने साथी से भी रकम वापस लाकर सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो जल्दी जल्दी बोला तो मैं उसकी तरफ देखे बिना वहां से चल दी। जवाद ना सिर्फ आप ही का मुजरिम था, बल्कि मेरा भी कसूरवार था। मैंने उसके हवाले से जो ख्वाब बुन रखे थे, उसने एक झटके से ही तोड़ दिए थे। आप ही की शादी मुकर्रर तारीख पर बाखैरियत और आफियत सर अंजाम पा गई थी। जवाद ने अपने वादे के मुताबिक तमाम रकम वापस लौटा दी थी। मैंने घर वालों को सब सच बता दिया था। रकम वापस मिलने पर घर में सभी खुश हो गए थे। आप ही अपने घर की हुई तो अम्मा अब्बा को कुछ सुकून आया। मेरी तालीम मुकम्मल हो गई। मेरा तालीमी रिकॉर्ड हमेशा से शानदार रहा था, लिहाजा मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी तनख्वाह काफी माकूल थी। मैं घर के खर्चे में अम्मा अब्बा का हाथ बटाने लगी। मेरी दूसरी बहन का भी रिश्ता तय हुआ। मैंने अपनी कंपनी से रकम उधार लेकर उसकी भी शादी कर दी, और फिर अपनी तनख्वाह में से पैसे कटवा कर 1 साल में ही कर्ज की अदायगी कर दी थी। अम्मा अब्बा चाहते थे कि अब वो मेरी फर्ज से भी सबकदोश हो जाएं, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं अपनी बाकी 2 बहनों को खूब पढ़ाना चाहती थी, ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और कल को किसी की मोहताज ना रहें। मेरे मना करने के बावजूद अब्बा ने रिश्ते वालों को बुला लिया था और मुझे इत्तला दे दी कि शाम को तैयार रहना, लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे। मैंने हैरान नजरों से अम्मा की जानिब देखा। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं आप लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ। मैंने अम्मा से कहा तो उन्होंने मुझे हरी झंडी दिखा दी। हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। तुम रुखसत होकर अपने घर जाओ और हमें अपने फर्ज से फारिग करो। अम्मा का साफ जवाब सुनकर मेरा मुंह बन गया था और मैं गुस्से से उठकर वहां से चल दी। शाम को लड़के वाले आ गए थे। न जाने वो कौन लोग थे। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। ताहम अम्मा अब्बा उनकी आमद से काफी खुश थे और उनकी खातिर मदारत में लगे हुए थे। लड़के वाले मुझे फौरन ही पसंद करके चले गए और अपने घर आने की दावत भी दे गए, और अम्मा अब्बा अगले ही हफ्ते लड़के वालों के घर जा पहुंचे। अब्बा को लड़का काफी पसंद आया था। मैं हैरान थी कि अब्बा इतनी जल्दी क्यों शोर मचा रहे थे। अब्बा ने मेरी मर्जी पूछे बगैर निकाह की तारीख रख दी थी। अब्बा मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो कभी शादी ही नहीं करना चाहती। मैं अब्बा के सामने डट गई तो अब्बा ने मुझसे एक ही सवाल पूछा, मगर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? अब्बा के सवाल का मेरे पास कोई जवाब ना था, मगर सच तो ये था कि मेरे दिलो दिमाग पर अभी भी जवाब ही छाया हुआ था। उसकी इस हरकत के बाद से मैंने उसे राब्ता खत्म कर दिया था और उससे कभी कोई बात नहीं की थी। मेरी तालीम मुकम्मल हो गई तो मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। मैंने उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था, मगर मैं अपने दिलो दिमाग से उसे कभी भी नहीं निकाल सकी थी। मैं आज भी उसकी मोहब्बत में उसी मकाम पर खड़ी थी। मैंने अब्बा को कोई जवाब ना दिया, मगर अब्बा के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देखकर मैं चौंक गई। अपने पीछे पलट कर देखो, अब्बा ने मुझे कहा, तो मैंने फौरन पलट कर देखा। सामने खड़े जवाद को देखकर मैं हैरान रह गई। इसी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है। ये नेक और शरीफ लड़का है। इसकी एक गलती को माफ कर दो। हम सब से भी कई दफा माफी मांग चुका है। अब्बा ने मेरे सामने इंकशाफ किया था।
अब्बा वहां से उठकर चले गए, जबकि जवाद मेरी तरफ आ गया। तुम्हारे अम्मा अब्बा और आपी सभी मुझे माफ कर चुके हैं, क्या तुम भी मुझे माफ कर दोगी? मैंने वो सब सिर्फ एक मजबूरी में किया था, और इत्तेफाक से वो तुम्हारा ही घर था। रब भी मुझे हिदायत दे और मैं सीधे रास्ते पर चलना चाहता था। जवाद ने अपनी सफाई देते मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं मुस्कुरा उठी। मैंने हमारी खुशियों की खातिर उसे माफ कर दिया था।